चलिए आज हम शुरू करते हैं चतुर्भुज के बारे में सीखना। चतुर्भुज जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। तो ऐसी बंद या घिरी हुई आकृति जिसकी चार भुजाएं हों उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं एक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों अलग अलग रंगों से आपको दिखाई जा रही हैं। ये चार भुजाओं वाली घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। इसे हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने ऐसे कर दिया तो ये भी चार भुजा घिर गई। ये कोई ज़रूरी नहीं सीधा हो, तिरछा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, चार भुजा लेकिन उसमें होनी चाहिए। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और चतुर्भुज को दर्शाएंगे किसके? ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, इसी से हम चतुर्भुज को दर्शाएंगे। ये देखिए, इस चिन्ह से चतुर्भुज को दर्शाया जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज की क्या विशेषता है यह भी हमें जानना चाहिए। तो कोई भी चतुर्भुज हो उसमें कितनी चीज़ें होती हैं ये हम जान सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें चार भुजा होती है, ए बी सी सी डी तथा डी ए। ये सभी नाम आप अपने अनुसार रख सकते हैं, कुछ भी, पी क्यू आर एस टी यू यू वी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने यहाँ ए बी सी डी रखा हुआ है। तो आप चार भुजा को यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए पहला जो है ये ए से लेके बी तक जो ये गया हुआ है, ए बी भुजा हो गई। दूसरी भुजा बी से लेके सी तक गई हुई है। तीसरी भुजा सी से लेकर डी तक गई हुई है। और चौथी भुजा डी से लेकर ए तक आई हुई है। तो ये चार भुजाएँ इसमें होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? चार शीर्ष भी होंगे इसके पास। अब चार शीर्ष कौन कौन से हैं? जैसे शीर्ष ये देखिए, जो ये हरी वाली लाइन और रानी कलर की जो लाइन है, दोनों एक बिंदु पर मिल रही है। यहाँ पर इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बिंदु। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, ये दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है बिंदु भी पर, तो ये शीर्ष बिंदु भी हो गया। इस तरह से शीर्ष बिंदु सी और शीर्ष बिंदु डी। तो ये चार शीर्ष बिंदु इसके पास होते हैं। ये वाला चार शीर्ष बिंदु हो गए। आगे आइए देखते हैं ये क्या, और तीसरी विशेषता क्या है? इसके पास दो विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण कौन कौन से? जैसे विकर्ण ए से लेकर सी तक और विकर्ण बी से लेकर डी तक, दो विकर्ण हो गए इसके। ठीक है, जो दो मतलब एक संलग्न बिंदु को छोड़ करके जो सम्मुख बिंदु होगा, सम्मुख शीर्ष बिंदु होगा, दोनों को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे हम कहते हैं विकर्ण। तो दो विकर्ण हो गए किसी चतुर्भुज में। और चार जोड़े संलग्न भुजाएं होती हैं। संलग्न भुजा माने बिल्कुल लगा हुआ, साथ में लगा हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं चार जोड़े संलग्न भुजाओं को। जैसे देखिए ए बी का संलग्न भुजा, यहाँ देख सकते हैं ए डी इससे सटा हुआ है, ए डी इससे सटा हुआ है। तो ए बी और ए डी आपस में संलग्न भुजाएं हो गई। इसी तरह से ए बी और बी सी भी आपस में संलग्न भुजाएं हो गई। इसी तरह से बी सी और सी डी भी आपस में संलग्न भुजाएं हो गई। और इसी तरह से सी डी और डी ए भी आपस में संलग्न भुजाएं होंगी। तो ये चार संलग्न भुजाएं इसमें होती हैं, यानी जो आपस में सटी हुई हों। और दो जोड़े सम्मुख भुजाएं भी होते हैं। सम्मुख भुजाएं को हम देख लेते हैं। सम्मुख भुजा, जैसे आपने अभी देखा चार जोड़ी संलग्न भुजा थी, अब दो जोड़ी सम्मुख भुजा भी होगी। सम्मुख भुजा कौन कौन सी होगी? आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भुजा कहेंगे। जैसे ये देखिए ए बी के जस्ट सामने कौन सी भुजा है? ये वाली है ना, सी डी। ए बी के जस्ट सामने डी सी या सी डी कह सकते हैं। ये दोनों आपस में सम्मुख भुजा हैं। इसी तरह से आप देखिए बी सी के जस्ट सामने कौन सी भुजा है? यहाँ पे होगी ये ए डी, सम्मुख भुजा कहलाएगी। तो दो जोड़ी सम्मुख भुजा इसमें होती हैं। और चार अंतःकोण, दो जोड़े सम्मुख कोण भी होते हैं। पहले दो जोड़े सम्मुख कोणों के बारे में बात कर लिया जाए। सम्मुख कोण माने आमने सामने के कोण। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये कोण ए बन रहा है और कोण ए के सामने वाला कोण सम्मुख कोण कहलाएगा। तो एक जोड़ा हो गया, कोण ए कोण सी एक जोड़ा। इसी तरह से ये कोण बी बन रहा है और कोण बी के सामने वाला कोण है कोण डी। तो कोण बी और कोण डी ये दूसरे जोड़े हो गए। तो दो जोड़े सम्मुख कोण हो गए। अब इसके बाद चार अंतःकोण होते हैं। चार अंतःकोण भी देख लीजिए। ये जो
यही जो चारों कोण होंगे, यही जो चारों कोण होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये चारों कोण क्या होंगे? चार अंतःकोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज के बारे में सीखा। क्या क्या सीखा? चार भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए। चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी, दो विकर्ण ए सी और बी डी। चार जोड़े संलग्न भुजाएं होती हैं, इसी प्रकार से दो जोड़े सम्मुख भुजा, दो जोड़े सम्मुख कोण और चार अंतःकोण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो चतुर्भुज है ये कितने प्रकार का होता है। तो इसका पहला जो प्रकार है, देखिए कुल मिलाकर के ये जो है 6 प्रकार का होता है। पहला है समलंब, समलंब, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा है आयत, पांचवा है वर्ग, छठा है पतंग। तो ये 6 प्रकार अभी आपको पढ़ने हैं, 6 प्रकार की होती है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं समलंब चतुर्भुज पे, जिसे अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे सम्मुख भुजा आपने पहले ही समझ लिया है कि ये जो ए बी है इसका सम्मुख भुजा क्या होगा? डी सी। इसी तरह से ये जो बी सी है इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? ए डी। तो दो जोड़े सम्मुख भुजाएं होती हैं किसी समांतर चतुर्भुज में। यहाँ पे कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है? ए बी और डी सी और बी सी तथा ए डी, ये दो जोड़े बन रहे हैं। अब हम देखते हैं इसे, इन दोनों जोड़ों को आगे बढ़ाया जाए। जैसे अगर हम बी सी और ए डी को ले लें, बी सी और ए डी का जो ये सम्मुख भुजाएं हैं इनके युग्मों को हम और आगे बढ़ाएं, जैसे जा रहा है लाइन उसी तरह से, तो ये कहीं कहीं जाकर के मिल जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये समांतर नहीं है। परंतु अगर हम इसको बढ़ाते हैं आगे, इधर बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं ए बी को, इसी तरह से सी डी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखते हैं आप, इसको बढ़ाते बढ़ाते जाइए, कहीं आपस में दोनों मिलेंगे नहीं, अर्थात दोनों हमेशा बराबर दूरी पर रहेंगे। तो ये क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं, केवल एक ही युग्म जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है वही एक दूसरे के समांतर है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो आपने ये इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। ऐसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे समलंब चतुर्भुज में केवल एक युग्म समांतर था, यानी कि एक ही युग्म को आगे बढ़ाने पर वो कहीं मिलता नहीं था। अब इसमें दोनों युग्मों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो दोनों युग्म कहीं भी आपस में मिलेंगे नहीं। देखिए इसको हम आगे बढ़ाएं, नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से हम अगर ये ए डी और बी सी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपस में मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हम सीधा खींचें, जैसे मेरा तिरछा जा रहा है, लेकिन अगर हम सीधा खींचें तो कहीं आपस में मिलेंगे? ये सब नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही युग्म समांतर हो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं समचतुर्भुज पे। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है। इसका सम, जैसे नाम से ही स्पष्ट, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चार भुजाओं वाला। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हों समचतुर्भुज कहलाता है। या इसकी एक परिभाषा और भी हो सकती है, ये समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हों समचतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम नापेंगे तो ए बी के बराबर आएगा बी सी, और ए बी के बराबर सी डी भी होगा, और ए बी के बराबर डी ए भी होगा। यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और चारों एक जो दोनों युग्म है सम्मुख भुजाओं का, ये भी दोनों को आप आपस आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगे भी नहीं कहीं, देख लीजिए। ठीक है, कहीं पर ये मिलेंगे नहीं।
अर्थात दोनों समूह की भुजाओं का युग्म एक दूसरे के क्या है, समांतर होगा। चलिए अगला देखते हैं। आयत, सॉरी यहाँ पे आयत लिखा गया है, ये आयत होगा, ठीक है, आयत, ठीक, आप इस तरह से लिखेंगे आयत। आयत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल, बिल्कुल सही। आयत को हम अंग्रेजी में कहेंगे रेक्टेंगल। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा बराबर, समांतर और प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा बराबर हों, वह समांतर हों और प्रत्येक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण हो, प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। आप इस चित्र में देखिए, 4 भुजाएं हैं, अर्थात यह चतुर्भुज है। सम्मुख भुजा बराबर होना चाहिए, तो ये देखिए ए बी के बराबर सी डी है और बी सी के बराबर डी ए है ना। आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर भी हैं आमने सामने की भुजाएं। जैसे ए बी को हम ऐसे बढ़ाते जाएं, सी डी को बढ़ाते जाएं, कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक इसी तरह से बी सी को बढ़ाते जाएं, डी ए को बढ़ाते जाएं, कहीं नहीं मिलेंगे। अर्थात ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर भी होंगे, यानी ये समांतर चतुर्भुज भी होगा और इसके प्रत्येक कोण सम्मुख भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, ये जो कोण है ये कितने अंश का होगा, ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। ये भी कितने अंश का, 90 अंश का होगा। तो आयत की परिभाषा हो गई, ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा बराबर हो, समांतर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90 अंश का हो, उसे हम आयत कहेंगे। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। अब आ जाइए 5वें नंबर पे, वर्ग पे। वर्ग और आयत में कुछ समानता आपको मिलेगी। देखिए, वर्ग को हम स्क्वायर कहेंगे और आयत को रेक्टेंगल कहेंगे अंग्रेजी में। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर व समांतर हों, वर्ग कहते हैं। देखिए, आयत में भी प्रत्येक कोण समकोण था, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होगा। आयत में भी जो भुजाएं थी वह सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर थीं, इसमें भी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। देख लीजिए, इसको आगे बढ़ाते जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे इसको भी बढ़ाएंगे, नहीं मिलेगा, समांतर हैं। आयत में था कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसमें भी प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है। आयत में था कि सम्मुख भुजा बराबर होगी और वर्ग में क्या है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी भुजाएं, यही अंतर है बस। आयत में केवल आमने सामने की भुजा बराबर थी और वर्ग में क्या है, सभी भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यही दोनों में अंतर है, वर्ग और आयत में। अब आगे आते हैं पतंग पर, काइट। ऐसा चतुर्भुज जिसका 2 आसन्न भुजाओं के युग्मों के बराबर हो, पतंग कहते हैं। आसन्न भुजा माने आपस में लगी हुई भुजा। जैसे देखिए ए डी से सी डी लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों, पतंग कहलाएंगे। जैसे ये ए डी बराबर है डी सी के और ए बी बराबर है बी सी के, तो ये काइट कहलाएगा। इस प्रकार से हमने पांचों जो है इसका प्रयोग पढ़ लिया, पांचों प्रकार चतुर्भुज का पढ़ लिया। अब आता है कि प्रायोगिक सत्यापन, कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 हो। जैसे 4 कोण हैं, 4 अंतःकोण हैं, तो यहाँ देख लीजिए 90 90 90 90 4 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 अंश। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग के द्वारा कैसे करेंगे, देखिए इस आप घर पर भी इसके प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए, कैंची, पेपर, स्केल और पेंसिल। पहले क्या करना है आपको, सर्वप्रथम कागज़ का एक चतुर्भुज बना लीजिए ऐसे, और उसके बाद चतुर्भुज के 4 भाग में बांट लीजिए। ऐसा बांटिए जिससे प्रत्येक कोण अलग अलग रहे, ये ना हो कि 90 अंश हो जाए सब। ऐसे काट लीजिए 4 भाग में। ठीक, अभी जो अंदर का है कोण,
इसको चारों कोणों को फिर सटा दीजिए, क्रम में रख दीजिए और देखेंगे आप कि एक गोला बन जाएगा। यहाँ पर एक गोला बन जाएगा। तो गोला मतलब क्या होता है 360, या आप इसे चाँदे से भी नाप सकते हैं, सबको चारों को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो आप इसको कर लेंगे। आपके लिए देखिए अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। अब आप यहाँ पे पढ़ाया गया, स्वयं इसको करके देखिएगा। ठीक है, चारों प्रश्न है आपको। तो ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से चतुर्भुज कितने प्रकार की होती हैं।